भारत के ऊपर पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल छोड़ा था। इसको भारत के डीआरडीओ ने और इज़राइल ने मिलके डेवलप किया है। फतेह 1 में जो एक्सप्लोजिव्स है, अगर ये कैपिटल पहुँच जाता तो एक तरह से बहुत तकलीफ हो जाती। परसों 2-3 दिन पहले 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आक्रमण किया गया और एक तरह से स्वार्म अटैक करने की कोशिश की गई। इसमें बताया जाता है कि कम से कम 400 से 500 ड्रोन एक साथ छोड़ा गया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्राइसिस डेवलप हुए हैं उसके चलते जो भारत के इंडिजिनस डिफेंस का जो पूरा इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम उसकी बात करें, उसका जो प्रदर्शन रहा है, खासतौर से जो आकाश की चर्चा है उस पर हम बात करेंगे। जो प्रदर्शन रहा है जिसने पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल या ड्रोन स्ट्राइक हुई है उसको चकनाचूर कर दिया, सबको इंटरसेप्ट कर दिया, जिसने दुनिया भर की आंखें खोल दी है। अब इस सब पे बात करेंगे कि भारत के जो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रदर्शन और उसके बाद क्या भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जैसे हम उमेश जी, काफी चर्चा है खासतौर से आकाश की, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, आपको बता देता हूँ कि भारत में का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था, तो 2024 और 25 में था, वो तकरीबन शायद 25,000 करोड़ के आसपास था। इससे एक साल पहले ये कुछ 22,000 या 21,000 के पास में था। तो हम एक बढ़ोतरी तो देख रहे हैं। देखिए, आपको ये बता देता हूँ कि मैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे आऊँगा, पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स वो है, वो भी इसके अंदर यूज़ किया है, इस ऑपरेशन सिंदूर में। अब ये हुँ, स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स है क्या? इसको बनाया गया था, इसको इमेजिन किया गया था इज़राइल में और इसको बनाया जा रहा है बैंगलोर में। भारत की कंपनी है अल्फा टेक्नोलॉजी और इज़राइल की कंपनी है एल्बिट सिस्टम। उसके द्वारा दोनों के जॉइंट वेंचर में ये ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं और इसके अंदर अदानी का भी 26% स्टेक है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि 2021 में भारतीय सरकार ने इसके 100 नंबर्स और ऑर्डर दिए थे और इसके टेक्निकल स्पेक्स में आके बताता हूँ तो इसको बोलते हैं कामिकाज़ी ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस बोलते हैं। ये सीधा जाके दुश्मन के एरिया में जाके वहाँ पे जाके वो टकरा जाता है टारगेट से और उसको नेस्तनाबूद कर देता है। बताया जाता है कि इसके अंदर 10 किलोग्राम जो होता है एक्सप्लोसिव्स, ये ले जाने की क्षमता है और इसकी रेंज कम से कम अराउंड 50 किलोमीटर्स के आसपास है। तो ये सुपर स्ट्राइकर ड्रोन्स ने बता दिया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत ही कारगर रहे हैं। अब आपको ये न्यूज़ मिली होगी कि भारत के ऊपर पाकिस्तान ने आज सुबह फतेह मिसाइल अ दागा था, ठीक है? और इसको सिरसा हरियाणा में इसको बोलते हैं कि उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और ये एक तरह से न्यूक्लियर में इसको बताया जाता है कि दिस इज़ एक्चुअली एक तरह से ये जो सिस्टम है, भारत की डीआरडीओ और इज़राइल ने बनाया है। और मोहम्मद जी, इसके अंदर मैं एक और एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि भारत ने अपने जो इस सिस्टम के अंदर बताया जाता है कि इसकी रेंज अराउंड 50 किलोमीटर्स के आसपास है और बहुत ही कारगर सिस्टम ये बनाया गया है। इसका नाम है बराक 8 जो सिस्टम है। और देखिए अब ये अभी आता हूँ हमारा जो हीरो है आज इस युद्ध का, वो है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नंबर जी, आपको मालूम होगा कि अ, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल छोड़ा था। इसको बताया जाता है कि इस मिसाइल को भारत के अंदर सिरसा में, हरियाणा में इसको इंटरसेप्ट किया गया था। तो ये मिसाइल को जो इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम है, इसको बोला जाता है बराक 8 मिसाइल सिस्टम। इसको भारत के डीआरडीओ ने और इज़राइल ने मिलके डेवलप किया है। इसकी रेंज बताते हैं कि कम से कम कुछ 50 किलोमीटर के आसपास कुछ होनी चाहिए।
और इन्होंने ये मिसाइल सिस्टम, इसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसके कारण आज नेशनल कैपिटल बच गया था। और इसमें बताया जाता है कि जो फतेह वन में जो एक्सप्लोजिव है, अगर ये कैपिटल पहुंच जाता तो एक तरह से बहुत तकलीफ हो जाती। तो आप ये देखिए कि भारत के अंदर जिस हिसाब से ड्रोन्स और ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का जो गठजोड़ है, वो बहुत ही कारगर हुआ है। और इसमें देखिए हमने हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ड्रोन के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आइडिया फोर्ज है, फिर बाद में ये टाटा एडवांस सिस्टम्स है। तो बहुत सारी कंपनीज एक तरह से इसके अंदर आ चुकी है। देखिए, अभी जैसे आपने बताया है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके कारण आपने देखा है कि कैसे हमारे यहाँ पे परसों 2-3 दिन पहले 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आक्रमण किया गया और एक तरह से स्वार्म अटैक करने की कोशिश की गई, जिससे हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो एक तरह से अ, एग्ज़ॉस्ट हो जाए। इसमें बताया जाता है कि कम से कम 400 से 500 ड्रोन एक साथ छोड़ा गया। उसको भी भारत के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट किया है। और बताया जाता है कि ये जो इंटरसेप्शन सिस्टम है, इसको बोलते हैं आकाश। आकाश ने हमारे 15 के 15 जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, उसको जो थ्रेट्स था उसको न्यूट्रलाइज़ किया है। और कल भी आपने देखा है कि कैसे पाकिस्तान लगातार अपने ड्रोन भेजता जा रहा है, उसको भी आकाश ने न्यूट्रलाइज़ किया है। बताया जाता है कि चाइना के जो जेएफ-17 जो उनके जंग फाइटर 17 फाइटर प्लेन्स है, उसको भी मार गिराया है। 2 या 3 प्लेन्स को तो आकाश के मिसाइल डिफेंस सिस्टम या मैक्सिमम उनके ही मारे गए हैं। अभी तक बताया जाता है कि भारत ने एस-400 सिस्टम तो यूज़ ही नहीं किया अपना। जो लोग बोलते हैं कि एस-400 हमने बचाया है, एस-400 सिर्फ़ अभी सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया गया है। उसको हमने अभी तक छेड़ा भी नहीं है। ये जो आकाश का जो इसका जो बोलते हैं, आकाश का जो रेंज है अराउंड 50 किलोमीटर्स के आसपास है। देखिए, भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ है जिन्होंने अपना दमखम दिखाया है। आपने सुना होगा कि कल्याणी ग्रुप के बाबा कल्याणी को भारतीय सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिन पहले बोला था कि आप उनसे आके मिलिए। और ये इसके लिए तो ये बाबा कल्याणी करते क्या है? आपने सुना होगा कि आर्टिलरी गन्स जो होती है, वो ये बाबा कल्याणी ग्रुप बनाते हैं। और इसमें बताया जाता है कि 18 एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन्स इन्होंने अभी तक यूरोप के अंदर बेची है। और बहुत सारी कंट्रीज़ चाहते हैं कि ये गन्स उनके पास भी आ जाए। तो कहीं न कहीं भारत के अंदर जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स है, उसमें आप ये कल्याणी ग्रुप को भी देखेंगे और जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। फिर मैं अभी आ जाता हूँ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। देखिए अकबर जी, ये क्या होता है कि एक ट्रक के अंदर एक से 6 ट्रक्स की एक यूनिट होता है इनके अंदर। 6 यू मतलब एक ट्रक के अंदर 12 मिसाइल्स एक ही साथ में छोड़ सकते हैं और इसमें 6 ट्रक होते हैं। तो एक ही साथ में 72 मिसाइल्स वो एक ही साथ छोड़ते हैं। और इसको बनाया गया था टाटा एडवांस सिस्टम्स और डीआरडीओ ने। और ये 20 साल से काम चल रहा है। और इसके अंदर बताया जाता है कि इसकी रेंज अराउंड 90 किलोमीटर्स है। देखिए, मैंने तो अभी तक ये सब छोटे-मोटे सिस्टम्स की बताए हैं। मैंने तो ब्रह्मोस की बात ही नहीं की है। ब्रह्मोस को तो फिलीपाइंस में हमने एक्सपोर्ट कर ही दिया है। और अब तो ये भी बता देता हूँ कि अगर हमने तेजस भी हम एक्सपोर्ट कर पाएँगे, अगर हमने उसकी इंजन्स हमको सप्लाई अगर बरोबर मिल जाती है, तो वी विल बी एबल टू इवन एक्सपोर्ट तेजस आल्सो, हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। क्योंकि तेजस के अंदर बताया जाता है कि उसका जो उत्तम रेडार है, वो बहुत ही अच्छा है। और हमारे पास जैसे फ्रांस, अभी आपने सुना होगा राफेल को बहुत यूज़ किया जाता है। राफेल के अंदर पैट्रियट मिसाइल्स की बात की जाती है। तो पैट्रियट मिसाइल जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक मिसाइल सिस्टम्स हैं। तो आप ये देखिए उसकी जो रेंज है अराउंड 110 किलोमीटर्स के आसपास है। और उसकी जो एक यूनिट की कीमत है 26 करोड़ रुपया। भारत ने अस्त्रा
पीवी रैम सिस्टम बनाया है, जो उसका फर्स्ट वर्जन है 110-120 किलोमीटर से, उसकी कॉस्टिंग अराउंड 11 करोड़ रुपीस है और ये भारत डायनामिक्स बनाता है। सेकंड अस्त्रा MK2 का जो कुछ है अराउंड 200 टू 220 किलोमीटर्स है, वो भी प्रोडक्शन स्टेज में आने वाली है। अब इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, भारत ने 400 किलोमीटर वाली अस्त्रा MK3 वो भी डेवलप कर रही है, उसका नाम उन्होंने गांडीव दिया है। तो ये क्या होता है कि एक अगर सिस्टम प्रोडक्शन में आता है, तो दूसरा जाता तो उससे पहले तो भारत क्या करता है, एक चीज़ इसका एक प्रोसेस होता है, डिज़ाइन और फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग करना। तो जैसे ही ये थर्ड वाला मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में आएगा, भारत इसका फोर्थ वर्ज़न भी बनाना चालू कर देगा। तो मेरा मानना ये है कि भारत के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जैसा बन रहा है और वी विल बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग रेंज वॉर्स। अगर 2 या 3 महीने भी अगर आज हमारे देश के अंदर हमारे पास अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी होता है, तो हम इस तरह से लॉन्ग रेंज वॉर्स भी हम कर सकते हैं। हमें किसी की दरकार नहीं है। आपने सुना होगा कि भारतीय सरकार ने फ्रांस से रफाल का सोर्स कोड माँगा था, तो फ्रांस ने मना कर दिया। अब हम हमारी ब्रह्मोस जो अ, मिसाइल्स है, वो रफाल के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। फ्रांस उसका सोर्स कोड नहीं देना चाहता, क्योंकि फ्रांस को डर है कि भारत को अगर सोर्स कोड दे दिया, तो भारत उसको कंप्लीटली अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देगा। ये जो सोर्स कोड होता है ना अमर जी, इट इज़ एक्चुअली द सोल ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमको सब कुछ मालूम पड़ जाता है। फ्रांस इज़ नॉट गिविंग दस टू अस। वो एक ही चीज़ बोल रहा है, आप हमको बोल दी आपका वेपन सिस्टम दे दीजिए, हम कस्टमाइज़ करके दे देंगे। फ्रांस कोई भी काम फ्री में करेगा नहीं, उसके लिए आपसे पैसे लेगा और इसके लिए हमें लगता है कि हम एक तरह से फ्रांस को बोल रहे हैं कि हमको एक लिमिटेड लाइसेंसिंग आप दे दीजिए, कुछ फीचर्स हमको दे दीजिए कि हम उसके मिसाइल सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं, ताकि ये वॉर में हम अपने मिसाइल्स उसके अंदर लगा देंगे और हमारा होम ग्रोन मिसाइल्स अगर उसमें लगता है, तो उससे कॉस्ट भी बचेगा और हमें इतना ज़्यादा उनके ऊपर रिलायंस भी नहीं होगा। देखिए, बात तो चल रही है, लेट अस सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आपने ये भी सुना होगा कि रशिया जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनर है, जिसके साथ हमने ब्रह्मोस बनाया है, वो एक जॉइंट पार्टनरशिप में ही बनाया है। रशिया ने ऑफर कर दिया है सुकोई 57 भारत को देने को तैयार है। वो बोलता है हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करने को तैयार है। आप लोकलाइज्ड इंडियन कंपोनेंट्स भी प्रोक्योर कर सकते हैं और एक तरह से आपको लाइसेंस प्रोडक्शन करके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसका पैसा आपको डॉलर में देने की ज़रूरत नहीं है, आप रुपया में दीजिए। तो भारत एक तरह से शायद कंसीडर कर सकता है अ, ये सुकोई 57 लेने के लिए। क्योंकि सुकोई के अंदर जो AL-51 इंजन है, उसको भी अपग्रेड कर दिया है और उसके अंदर भी एआई का जो जो टूल्स है, जो पहले लैगिंग था, उसको अभी रशिया ने इंटीग्रेट करके रख दिया है। तो इसको भी एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए रेडी कर रहे हैं। तो आप मैं इसके लिए ये बताना चाहता हूँ कि आज विश्व भारत को देख रहा है, भारत के वेपन सिस्टम्स को देख रहा है। भारत के जो फोर्सेस है, उन्होंने लिमिटेड कैजुअलिटी लेके मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लोग हमारे पर्सनल नहीं शहीद हुए हैं। उसके और पाकिस्तान के अंदर हमने कोहराम मचा दिया है। आज हमने रावलपिंडी को नेस्तनाबूद कर दिया है। आपने देखा सरगोड़ा को नेस्तनाबूद कर दिया है। मुदी को कर दिया है। फिर बाद में रफ़ीक एयरबेस को कर दिया है। तो पाकिस्तान डर गया है। उसके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम खुद के नहीं है, जो उसने चाइना से लिए हैं HQ-9। HQ-9 तो एकदम ही इनइफेक्टिव हुआ है। आज हमने जो फर्स्ट स्ट्राइक किया था 24 स्ट्राइक्स किए थे। एक भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका वो। तो चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, टोटली डेड। और आपने देखा है कि उनकी जो PL-15E जो BB-RAM थी, वो एक्सप्लोड ही नहीं कर पाई और उसका हमें पूरा का पूरा चीज़ हमको मिल गया और वो DRDO उसको रिवर्स इंजीनियर कर रहा है। वो देख रहा है कि चाइनीज़ टेक है क्या? और और ये भी देख लीजिए उनका JF-17 कम से कम इस युद्ध में 4 से 5 JF-17 को हमने मार गिराया। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि वर्ल्ड देख रहा है कि चाइना के जो जंग फाइटर्स है, उनकी जो वेपन सिस्टम्स है, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ऑन द कॉन्ट्ररी आपने देखा है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद पीपल आर हैविंग ट्रस्ट ऑन द रशियन वेपन्स। वो ईरान के ड्रोन्स को उन्होंने दे हैविंग ट्रस्ट क्योंकि रशिया खुद ईरानियन ड्रोन्स ले रहा है। ठीक है? वो पैटर्न रेडी प्रूवन है।
और इसराइल का भी आपने देखा है कि वेपन सिस्टम्स उनके भी कर रहे हैं क्योंकि बैटल रेडी प्रूवन। इसके बाद क्या होगा, आप ये देखेंगे, द वर्ल्ड विल ट्रस्ट इंडियन वेपन सिस्टम्स आल्सो। बहुत जगह से बहुत कंट्री जो पहले सोचती थी ले नहीं ले, अभी वो हुँ, लेंगे। जैसे आपने देखा फिलीपाइंस तो हमसे ब्रह्मोस ले चुका है, वियतनाम जी। भी लेगा, फिर बाद में इंडोनेशिया भी ले सकता है, इजिप्ट ले सकता है। देखिए फ्रांस तो मेरे हिसाब से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के लिए इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि अगर नेटो के अंदर उनका करार टूटता है तो भारत से बहुत सारे वेपन सिस्टम जो सस्ते दाम में ले सकते हैं, फ्रांस हुँ, लेगा। तो ये बता रहा है, मेरा ये मानना है कि इस युद्ध में जिस हिसाब से भारतीय फोर्सेस ने काम किया है और भारतीय वेपन सिस्टम्स को यूज किया गया है टू कॉज मैक्सिमम एनिमी डैमेज, इसके बाद आप देखेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारे बढ़ते जाएंगे। जी, अब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे ही मैंने शुरुआत से बात की थी कि कितना पोटेंशियल हम देखेंगे जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें कितना इंक्रीज़ हमें नज़र आएगा, कितना इंक्रीमेंट हो सकता है पॉसिबल? देख देखिए भारतीय सरकार का टारगेट है कि 2029 तक 50,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करें। अभी हम 24 से 25,000 करोड़ का कर रहे हैं, तो 4 साल में डबल होने का चीज है। और इस युद्ध के कारण मेरे हिसाब से हम ये टारगेट जल्दी भी ले सकते हैं। और अगर ये युद्ध और चलता है तो हमने तो अभी तक हमारा 5% वेपन सिस्टम दिखाया है। हमने तो ब्रह्मोस यूज ही नहीं किया है, हमने हमारा शौर्य यूज नहीं किया है, हमने अपना बैलिस्टिक मिसाइल जो जो कलाम मिसाइल्स होती है सबमरीन्स में, उसको यूज नहीं किया है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, काली, ये सब तो हमने किसी को दिखाया नहीं है। पाकिस्तान को मालूम ही नहीं है क्या होता है। अगर हम सब चीज यूज करने लग जाए तो पाकिस्तान तो कल सुबह ही मैच में से अरेस हो जाएगा। आप ये सोचिए, आज ऐसी हालत हो गई है भारत में कि आपने देखा है कि जैसे ही भारत ने जो सुबह बेसिस पे हमला किया, रिपोर्ट आ रही थी कि उनके कऊटा में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर भी हमला हो चुका है। और वो उनका जो सेंट्रल कमांड है वो टोटली खत्म हो चुका है, तो उनकी जो फोर्सेस है उन्होंने फॉरवर्ड बेसिस पे भेज दिया। तो एक तरह से आप ये देखिए कि भारत ने जो स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। और ये हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड राफेल, इंडिजिनियस डेवलप्ड आकाश मिसाइल डिफेंस ने किया है। और आगे हमने देखा है कि राफेल भी यूज किया है। अभी हमने सुखोई यूज नहीं किया है, हमारा होम ग्राउंड तेजस के बारे में उनको मालूम ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं अंबर जी, आप इसके लिए, अगर तेजस भी अगर इस वॉर में उतर जाता है और उसने भी अपना जलवा दिखा दिया, तो आप मान के चलिए कि हमें फाइटर जेट्स के भी ऑर्डर मिल जाएंगे और हम फ्रांस को भी टक्कर देने के लिए रेडी रहेंगे। बिल्कुल और जिस तरह से भारत ने इस बार पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ ये जंग छेड़ी है, ऑलमोस्ट ये ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ना चाहते हुए भी भारत जंग नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आता और मजबूरी में भारत को पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने थे, उनको निशाना बनाना पड़ा, जिसके चलते पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया, हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप को टारगेट किया जिसमें मंदिर, गुरुद्वारे और चर्चेज़ और बच्चों के स्कूल भी शामिल हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत ने किसी भी सिविलियन या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अब तक टारगेट नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान लगातार नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ स जाकर रुकता है क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो एस्केलेट कर रहा है, दूसरी तरफ डिएस्केलेशन की माँग कर रहा है। काफ़ी कन्फ्यूज़िंग जी। अहमद जी, एक और एक चीज है, भारत ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड अ वॉर। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो बाज आएगा नहीं। आज वो बात कर रहा है पीस की, आज उसके डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया है और एक तरह से डी एस्केलेशन की बातें हो रही है। अभी तो हुँ, वो वापस संधि कर लेगा, वापस वो कुछ करेगा, तो भारत को तो वॉर रेडी रहना पड़ेगा। और भारत जी। को अपना इंडिजिनस मिसाइल्स, इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। डीआरडीओ ने बहुत अच्छा काम किया है सारे सेक्टर्स में। अब हम वेट कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी वो कावेरी इंजन भी बना दे। उसके बाद हमारा होम ग्रोन, हम तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में हमारा कावेरी इंजन डालेंगे। हमारा खुद का इंजन रहेगा, स्वदेशी इंजन। हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम रोज का रोज, मतलब दिन रात एयरक्राफ्ट बनाते रहेंगे अपने डोमेस्टिक यूज के लिए और एक्सपोर्ट भी करेंगे।
तो अगर हमने फाइटर एयरक्राफ्ट में हमने महारत हासिल कर ली तो ये फिगर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ जाएगा 2029 में। और मैं आशा करता हूं कि भारत के डीआरडीओ के साइंटिस्ट है वो इस पर ध्यान दें, क्योंकि अभी वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। तो जल्दी से जल्दी भारत के जो शस्त्र है वो दुनिया में अपना जलवा दिखाएंगे। और जिस जी। हिसाब से ये अभी हमने सिर्फ बहुत ही बोलते हैं बेसिक हमारे वेपन सिस्टम दिखाया है, हमने पूरा जी। यूज भी नहीं किया। तो ये देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। और अभी तो पिक्चर बाकी है, ये तो ट्रेलर ही था और आगे देखते हैं कि ये पूरा मामला और जो सिचुएशन है वो किस तरफ जाती है। लेकिन भारत हर तरह के खतरे से लड़ने के लिए सक्षम है और पूरी तैयारी में है। ये देखना पाकिस्तान को है, पाकिस्तान आतंकवाद के साथ है या फिर इसी तरह से वो इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करेगा और विक्टिम कार्ड खेलता रहेगा। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय जय सिया राम। जय श्री राम।